हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ेंगे। समित संख्याएं और द्विघातीय समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पहले मैंने क्लास 11 के तीन चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे चैनल पे क्लास 9th और 10th की भी क्लासेस चल रही हैं। 12th की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 11th के मैथ में पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। तो इसके पहले सम्मिश्र संख्या पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा रिविजन करा दूँ। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर n आपने पढ़ा था 1 2 3 लेकर के ऐसे अनंत तक, ठीक है, नेचुरल नंबर पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या बताई थी, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक है। मान लीजिए अगर w रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या आ गया था, 0 इंक्लूड कर लिया था और 1 2 3 ले लिया था, मतलब 0 भी डाल दिया, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक, मतलब मिला लिया। फिर मैंने आपको बताया इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मैंने जो बताया आपको, इंटीजर में क्या आ गया, 0 नंबर तो था ही, और इधर तो लिखा है 0 था ही, और इसमें पॉजिटिव नंबर थे 1 2 3 से ऐसे अनंत तक, ठीक है, हो गया। और इस साइड में निगेटिव नंबर ले लिया, मतलब इस साइड में -1 -2 -3, ठीक, ये ठीक है। इसको मैंने क्या बोला था, पूर्णांक बोला था, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक हो गया। पूर्णांक को आई से रिप्रेजेंट करते थे, और इसमें क्या किया था, पूर्णांक में जो है जो आपका पूर्ण संख्या थी उसमें निगेटिव नंबर भी शामिल कर लिया गया, तो पूर्णांक बन गया। फिर आपने पढ़ा था परिमेय संख्या, पढ़ा था परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर आपने पढ़ा था, ठीक है। चलिए मैं यहाँ परिमेय संख्या को q से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग उसमें अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q जो क्या था आपका रियल नंबर था, वास्तविक संख्याएं थी, ठीक है। मतलब ऐसी संख्याएं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या है, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं हो, तो उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। या p और q को रियल ना बोलकर क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं, जितने अपनी पढ़ी संख्या पूर्णांक बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ p q बिलोंग्स टू आप पूर्णांक कर दीजिए, i कर दीजिए, ठीक है, i कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, परिमेय संख्या। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसका भी एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे कि जितने भी नंबर हैं 1 2 3 -3 -4, ठीक है, बटे में लिख दीजिए 2/5 -1/2, ये सब नंबर क्या है आपके परिमेय संख्याएं थी, ठीक। फिर अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या जो होती हैं जिसको p/q के फॉर्म में के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, और ये सब कुछ वैसे ही है, ठीक है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने बताया जो अपरिमेय संख्याएं थी, अपरिमेय संख्या का एग्जांपल मैंने बताया रूट के अंदर वाली संख्याएं, जैसे √3 है, √5 है, ठीक है, इस टाइप से जो संख्याएं हैं ये सब क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए 0.01 001 00 001 मान लीजिए है, ठीक है। तो ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटेड हो जाएगी, ठीक है, कभी टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो ये भी संख्याएं अपरिमेय संख्या में आती हैं, ठीक। तो इतनी संख्या आपने पढ़ चुका था, और परिमेय और अपरिमेय को मिला करके आपने पढ़ा था वास्तविक संख्या पढ़ा था। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, संख्या होती हैं जब परिमेय संख्या को और प्लस अपरिमेय संख्या के सेट को मिला दें, ठीक है, और पे
परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब मिला दिए तब बन गई वास्तविक संख्या। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज समिश्र संख्या। ठीक है, तो आज के जो हमारा टॉपिक है समिश्र संख्याएं। समिश्र संख्याएं इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आज नए तरह का पढ़ने जा रहे हैं सभी संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं। ठीक है, तो एक जनरल मैं रूप लिख दे रहा हूं, एक जनरल रूप सभी संख्याएं क्या होती हैं बताते हैं। z = a plus ib के फॉर्म की जो संख्याएं होती हैं, इस रूप की जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते क्या है, सभी संख्याएं बोलती हैं। ठीक है, जहां पर a और b जो होती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, a और b क्या है, वास्तविक या रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, संख्याएं हैं। और जहां पे i क्या है, i जो है, i की वैल्यू होती है -1, इसे इंग्लिश में आयोटा बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो i है, यहाँ पे जो i मैंने लिखा है, दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये ऐसे i, जो i है, i की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, तो समिश्र संख्याएं जो होती हैं z बराबर a + ib के रूप की होती है। जनरली इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे लिखा हो 3 + 4i, तो 3 + 4i लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 3, ये जो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए 5 - 6i लिखा हुआ है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो i लिखा हुआ है, a और b वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में सब हो गई, सभी संख्याएं हो गई, रूट वाली भी हो गई, परिमेय भी हो गई, अपरिमेय सब हो गई। तो वास्तविक संख्या क्या, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनती है ना। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं से बनी पूर्ण संख्याएं। ठीक, इनको मिला दिया, इसमें 0 मिला दिया, पूर्ण संख्या बन गई। अब पूर्ण में नेगेटिव नंबर को जोड़ दिया तो बन गया पूर्णांक। ठीक, अब पूर्णांक जितनी यहाँ तक जितनी संख्याएं हैं इनको p/1 लिख सकते हैं ना, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तो जहां p और q क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, तो जब बटे 1 लिख सकते हैं, अर्थात इतनी संख्या तो ऑटोमेटिक परिमेय हो गई। तो जो बटे वाली संख्या है 2/3, 4/5, 4, ये भी क्या है, परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या जिसको बटे में ना लिख सके, तो नहीं लिख सकते हैं, वो कैसी संख्या होती है, जिसे वर्गमूल वाली संख्याएं हो जाए। पाई की वैल्यू पाई भी होती है। ठीक है, इसमें पाई लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 0.00 इस टाइप से भी संख्या हो जाती है जो टर्मिनेटिंग नहीं होगी। डॉट में कर दे रहा हूं, देखिए मुझे डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ध्यान से इतना लिख दिया तो फिर टर्मिनेट हो गई। डॉट कर दिया, इसका मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कई, चलिए इसको बात बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये सब अपरिमेय हो गई। तो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर संख्या बन गई वास्तविक संख्या। ठीक, तो अब समिश्र संख्या क्या होती है, समिश्र संख्या होती है z बराबर a + ib के फॉर्म के रूप की होती है, जहां पे a और b क्या होता है, रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है, और i की वैल्यू होती है -1 वर्गमूल के अंदर। ठीक है, तो ये होती है आपकी समिश्र संख्याएं। ठीक है, अच्छा, इस पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दो से एक मान लीजिए z1 है, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका समिश्र संख्या है, मान लीजिए a + ib है। ठीक है, और दूसरा मान लीजिए एक समिश्र संख्या है z2 है, एक समिश्र संख्या है, इसका मान लीजिए c + id लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो समिश्र संख्या कब बराबर होती हैं, अर्थात कहने का मतलब कि z1 बराबर z2 कब होंगी, तब होती हैं ये तब होती हैं इफ क्या होना चाहिए, a बराबर c हो, जो इसका। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जो मैंने लिखा है z3 + 4i लिखा है, a + ib लिखा है, जो z बराबर जो मैंने लिखा था यहाँ पे देखिए, z बराबर a + ib लिखा है, तो मैंने कहा a और b वास्तविक संख्या है, तो जो z होता है ये रियल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि i आ गया है, i वाला जो i लग जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट
रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और जो बी है, बी वाला मतलब ए जो है आपका, ए क्या है, रियल पार्ट है, ठीक। और बी क्या है, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इसको वास्तविक बोल देंगे हिंदी में, वास्तविक, वास्तविक पार्ट, ठीक है। और इमेजिनरी को हिंदी में बोलेंगे जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम बोलेंगे काल्पनिक भाग, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक भाग, ठीक है। तो ये भी आप जानते रहिए, जो ए और बी है तो जेड का जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड का वास्तविक भाग ए है, ठीक है, और जेड का काल्पनिक भाग बी है, ठीक है। तो फिर आज जो मैं बता रहा था कि जेड बराबर, जो अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड1 और जेड2 है, ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, इसके लिए क्या होना, जेड1 और जेड2 कब होता है, इफ जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट, ठीक है, मतलब ऐसे लिख दें, रियल पार्ट को आर से लिख देते हैं शॉर्ट में, रियल ऑफ जेड1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रियल पार्ट जेड2 को होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड नीचे लिख देना एंड, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट आइए लिख दिया, जेड1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट जेड2, अर्थात कहने का मतलब ए बराबर सी होना चाहिए, अर्थात अगर इस एग्जाम्पल से लिखें, अर्थात ए बराबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, और बी इक्वल टू डी है, तभी ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कंपेयर कर रहे हैं और इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समीप संख्याएं कब बराबर होती हैं, जब तो उनके रियल पार्ट्स अलग अलग, मतलब रियल पार्ट बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z1 है, एक z2 है, ठीक। तो z1 बराबर a प्लस ib मैंने लिख दिया मान लीजिए, और z2 बराबर c प्लस id लिख दिया, ठीक। तो क्या होगा, कब बराबर होंगे, तो a बराबर c होना चाहिए और b बराबर d। तो a क्या है, रियल पार्ट, मैंने लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 होना चाहिए, एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे b है, यहाँ पे d है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं सिर्फ करा देता हूँ छोटा सा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल आपको बस ये याद करना है कि जो i की वैल्यू होती है माइनस रूट में -1 होती है। अभी इसको बताएंगे आगे क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे ये माना गया है, ठीक है। ये माना गया है i की वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर -1। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे कह दूं, अभी एग्जांपल इस पे करा रहा हूं, मैं कह दूं जैसे x² = 1 0, इसको अगर सॉल्व करना है आपको तो सीधे सीधे आप क्या करते हैं, ऐसे तो सॉल्व करते हैं, x - 1 और x + 1 = 0 लिखते हैं, यही तो मतलब हुआ। अर्थात कहने का मतलब कि x के दो वैल्यू आती है, एक आती है 1, एक आती है -1, ठीक। लेकिन अगर हम यहीं पे अगर हम x² + 1 कर दें = 0, ठीक है, तो अब x² जैसे यहाँ पे आपने ये कर दिया, इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब हुआ कि x² बराबर आपने √1 लिखा था, 1 का वर्गमूल आ गए, प्लस -1 होता है ना, ये तो आया। चाहे इस तरह सॉल्व करें या इस तरह लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे x² है तो x² = लिखेंगे तो -1 हुआ, अर्थात जिसका अगर वैल्यू निकालना हो, सॉरी यहाँ x बराबर x² = -1 तो x² = 1, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो √1 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाता है, ये तो होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि x² + 1 लिखा हुआ है, अब इसका वर्गमूल निकालना है तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। अब बताइए -1 का आपने वर्गमूल नहीं पढ़ा है, निकालना जानते हैं, स्टेप्स नहीं निकालते हैं, है ना। तो इसी जहाँ ये आया आपका -1, इसी को मान लिया गया है i, ठीक है। तो जो ये रूट ये है, इसी को माना गया i, ठीक है। आगे हम बताएंगे, फिलहाल आप बस ये जानिए अभी
कि आई बराबर क्या होता है, इसको बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, ये होती है इसकी वैल्यू -1। अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, बस ये आपके लिए मालूम होना चाहिए कि आई की वैल्यू ये होती है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म के होते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म के होते हैं। a की वैल्यू वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, और b की वैल्यू भी 5 6 7 8 1/2 समथिंग कुछ भी हो सकती है। जैसे ये a प्लस आई बी लिख दिया, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख दिया 3 प्लस मान लीजिए 5i लिख दिया, ठीक। ऐसे तरीके से भाई रियल हो सकता है, तो रियल मैंने कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे z2 लिख दिया, मान लीजिए z2 लिखना है 3/4 लिख दिया माइनस 5/6 कर दिया अब, ठीक है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब एक क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं इस पे बेस्ड कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन नहीं मतलब इक्वालिटी चेक किया है। एक चीज और ध्यान, एक चीज और जानते नोट करके लिख लीजिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम छोटा या बड़ा इस टाइप नहीं कर सकते। जैसे कोई कह दे आपसे 3 + 4i लिखा हुआ है, क्या कंपेयर कर सकते हैं कि बड़ा है कि छोटा है। जैसे मान लीजिए 2 + 4i लिख दिया, मान लीजिए ऐसा लिखा, ये नहीं, कभी भी बस इक्वलिटी हो सकती है, दो वास्तविक संख्याएं बराबर हो सकते हैं, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि छोटा है या बड़ा है, ठीक है। ये गलत, इसे मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब बड़ा है या छोटा है ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी एक क्वेश्चन जिसे आपको टिक करने वाले नहीं देते कि क्या कॉम्प्लेक्स 4 नंबर देते ये सही है कि नहीं, फिर 3/4 ऐसे कुछ लिख दे तो आप मतलब ये गलत हो जाएगा कि कंपेयर नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, हाँ बराबर कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, चलिए एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1। एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एक कॉपी में लिखा है, आपके बुक का ही क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, शायद बुक का ही क्वेश्चन है। चलिए, यदि 4x plus I 3x minus y I 3x minus y is equal to 3 plus I minus 6, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जहां x और y, वास्तविक संख्याएं हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया है कंपैरिजन पे, ठीक है। क्या है, यदि 4x plus I 3x minus y is equal to क्या है 3 plus I minus 6, जहां x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि मैंने बताया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, a plus ib है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, मान लीजिए z2 = c plus id है, ठीक है। तो कब बराबर होते हैं दोनों, z1 बराबर z2 तब होता है जब इसका रियल पार्ट बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। तो ये बराबर लगा हुआ है, अर्थात दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, एक इधर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, मतलब एक क्या सभी संख्या इधर लिखिए इधर लिखिए, तो सभी संख्या के क्या करेंगे, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करने पर कैसे लिखेंगे, सम्मिश्र, ये सभी संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याओं कि दो संख्याएं एक इधर एक इधर है, सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक भाग वास्तविक मतलब रियल बोलते हैं, वास्तविक भाग और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी भाग की तुलना करने पर, भाग की तुलना
करने पर, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो यहाँ 4x बराबर कितना हो जाएगा, 3 होना चाहिए, एक होना चाहिए 4x बराबर 3, तो फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए इससे आपको निकाल लेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। देखिए x बराबर 3/4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इमेजिनरी पार्ट इसका ये है, तो इमेजिनरी i वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ पे है। तो इमेजिनरी वाला पार्ट आपने तुलना किया इसका जो काल्पनिक भाग है y इधर कितना है -6 है, यही था समीकरण। एक समीकरण ये बना, एक समीकरण ये बना, इस वाले से डायरेक्ट x की वैल्यू निकल गई 3/4। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो y की निकल जाएगी, तो यहाँ x की वैल्यू तो निकल गई आपकी, एक आंसर तो यहाँ आ ही गया, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दें, x इंटू कितना, x की वैल्यू आई है 3/4 आई है, ठीक, माइनस y इक्वल टू -6 है, ठीक है। 75 कर लीजिए, 3 3 का 9/4 हो गया, 9/4, और ये इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब y बराबर कितना है, 6 का 24 और 9 बराबर 9 + 24/4, यही हुआ। तो 24 36 3 33 4, अर्थात y की वैल्यू जो आ गई 33/4 आ गई। तो देखिए ये आंसर मिल गया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कई सारे आपके एग्जाम मतलब आ सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था कि बराबर वाला जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि x y की वैल्यू निकाल ली, तो इससे कोई ना कोई इक्वेशन बन रही होगी और दोनों इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अभी आगे बताएंगे पावर पे i की वैल्यू क्या होती है, उसमें बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे फिलहाल। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है किस फॉर्म की होती है, a + ib के फॉर्म की होती है, जहां पे a क्या होता है वास्तविक पार्ट और b क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, उसको काल्पनिक भाग बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो समिश्र संख्याओं पे जो कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो समिश्र संख्याओं का जोड़ लिख सकते हैं, तो एक टॉपिक है का बीजगणित समिश्र संख्या। चलिए जो अगला टॉपिक है आपके बुक का ही अगर देखें, समिश्र संख्याओं का बीजगणित, संख्याओं का बीजगणित अर्थात अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। एक सेकंड मैं चेक कर लूँ, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे सभी संख्याओं को तो सबसे पहले हम जोड़ने की बात कर लेते हैं, तो योग, तो हम सबसे पहले सभी संख्याओं का योग, ठीक है। समिश्र संख्याओं का योग, कैसे दो समिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है। सभी संख्याओं का योग यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो नंबर को जोड़ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए Z1 है a + ib है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा है Z2 है c + id है, और हम Z1 + Z2 निकालना चाहते हैं, Z1 + Z2 निकालना चाहते हैं। तो जब जोड़ना होगा तो इसका रियल पार्ट जुड़ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी जुड़ जाएगा, अर्थात ये निकालना है तो a + c रियल वाला, देखिए रियल जुड़ गया, प्लस i लगेगा और b + d जोड़ देंगे। इस तरह से ये आपका दो समिश्र संख्याओं का जोड़ होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, दो समिश्र संख्याओं का जोड़ होता है, ठीक है। अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तो इस पे जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल करा दें, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए Z1 = 3 + 5y लिख दिया, ठीक है, और Z2 = -1 + 2y लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। तो Z1 + Z2 निकालना है, Z1 + Z2 निकालना है, तो क्या करना होगा,
इसको जो रियल पार्ट जोड़ेंगे प्लस -1 ये हो गया रियल पार्ट प्लस, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट आई लगा दीजिए, आई लिख दिए और इसका 5 यहाँ ब्रैकेट लगे 5 प्लस 2 अर्थात कितना आ गया 3 में से 1 गया 2 आएगा 2 प्लस 7 आई, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया, छोटा जुड़ाना कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अब हम इस पे समवर्ग प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। समवर्ग नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि दो अगर नेचुरल नंबर जोड़े हैं, दो नंबर नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो जोड़ क्या आता है, नेचुरल नंबर ही आता है ना। इसी तरीके से दो, तो हम जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जोड़ेंगे तो Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, मतलब Z1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, if Z1 and Z2 are two complex number, then Z1 plus Z2 also complex number, ठीक। अर्थात यदि Z1 और Z2 दो समित संख्याएं हैं तो Z1 प्लस Z2 भी एक क्या होगा, समित संख्या होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं समवर्ग नियम। समवर्ग नियम का मतलब ये होता है कि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जोड़ भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं समवर्ग नियम, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्रम विनिमय, जैसे ठीक है, क्रम विनिमय, ठीक है। क्रम विनिमय नियम इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जैसे कि आप क्रम विनिमय, आप जैसे 3 + 4 जोड़ते हैं तो बराबर 4 + 3 होता है, जोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। तो योग में भी यही चीज होती है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम Z1 + Z2 जोड़े या Z2 + Z1 जोड़े, बात वही आंसर आना है, ठीक है। तो ये भी फॉलो करता है, मतलब ये नियम फॉलो करता है। अर्थात Z1 + Z2 अगर कॉम्प्लेक्स, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर Z1 और Z2 क्या है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, सभी संख्याएं हैं, तो ये होता है Z2 + Z1। इसी को हम बोलते हैं क्रम का विनिमय। तो क्रम को उलट देने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद सहचर नियम पढ़ते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, बस जल्दी जल्दी बता दिया जाए, ठीक है। सहचर नियम को जो बोलते हैं आपका एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब है, जैसे आप ऐसे जोड़ें 3 + 4 + 5 कर दें, ये भी तो यही चीज आएगा ना, 3 + 4 + 5। पहले हम 3 + 4 जोड़ के 5 जोड़ दें, या पहले 4 + 5 जोड़ के 3 जोड़ दें, दोनों बराबर ही आएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। तो ये भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, अर्थात Z1 + Z2 + Z3 अगर लिखा है तो यही चीज इसमें भी हो जाती है। जो आप अभी तक नियम पढ़ते आए हैं वो भी इसी तरीके के नियम को फॉलो करता है, सहचर नियम, ठीक है। तो ये एडिशन के लिए सिर्फ बता रहे हैं, अभी सब्सट्रैक्शन के लिए बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको भी फॉलो करता है। चौथा जो नियम है आपका, एक्जिस्टेंस ऑफ युगात्मक तत्समक का अस्तित्व, युगात्मक तत्समक का अस्तित्व, the existence of additive identity, ठीक है। मतलब कहने का मतलब
कि जोड़ने पे Z1 मतलब Z1 में क्या जोड़े 0 आ जाए तो माइनस Z1 जोड़ेंगे, ठीक है। यही सॉरी तस्मक सॉरी जैसे 3 प्लस जो अगर एडिशन का बात करें तो इसमें क्या जोड़ेंगे वही चीज आएगी संख्या 3, 0 जोड़ने पे वही संख्या आती है, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़े कि वही संख्या आ जाए तो 0, ठीक है। 0 जोड़ने पे वही आ जाएगा तो 0 अर्थात मतलब 0 यहाँ पे 0 जो लिखा है किस फॉर्म का होगा 0 जो होगा 0 प्लस I0 के फॉर्म में, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z है उसकी वैल्यू भी होगी 0 प्लस I0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यो आपका जैसे इसमें योगात्मक का तत्सम जो आता है तत्सम क्या होता है 0 आता है तो 0 जोड़ने पर वही संख्या आती है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये 0 होता है इसको जोड़ने पर वही आती है, ठीक है। अच्छा गुणात्मक का भी देख लीजिए। अच्छा गुणात्मक का भी नहीं पढ़ा रहा है, गुणात्मक पहले योग का देख रहा है और इनवर्स भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम जो अगला है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रतिलोम मतलब इनवर्स, ठीक। कहने का मतलब कि जेड जैसे 3 है तो इसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए तो -3 जोड़ने पे 0 आएगा ना, -3 जोड़ने पे 0 आ जाएगा। तो z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -z होगा, इस प्रकार से होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा -z होगा, इस प्रकार से होगा जोड़ने पे 0 हो जाएगा। ये भी इसमें फॉलो करता है, ठीक है। तो संवरक नियम का सिंपल सा मतलब होता है कि Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका जोड़ भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्रम विनिमय में क्रम को उलट देने पे वही संख्या आएगी, तो जो संख्या आप सिंपल जो नियम पढ़े हैं Z1 + Z2 = Z2 + Z1 आता है, ठीक है। सहचार नियम या एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि Z1 + Z2 + Z3 लिखा है तो Z2 Z3 को पहले जोड़ करके इसमें जोड़े या Z1 + Z2 को जोड़ के इसमें Z3 जोड़ दें, वही चीज आनी, ठीक। योगात्मक तत्सम का मतलब होता है कि Z के लिए 0 क्या है तत्समक अस्तित्व, तत्समक जो है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स या योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है Z के लिए -z होता है जिससे = 0 आता है, ठीक है। अच्छा डिफरेंस, तो डिफरेंस भी जैसे मैंने एडिशन किया है, यहाँ पे अगर हम अंतर करें सभी संख्याओं का अंतर, चलिए अंतर कर दे रहा है, ठीक है। सभी संख्याओं का अंतर निकालना, तो अंतर निकालना है तो देखिए इसी में बता दे रहा हूँ, घटाना है Z1 - Z2 करना है तो क्या हो जाएगा a - c हो जाएगा, a - c हो जाएगा, अब b - d भाई d से d इसमें घटाना है तो a इसमें घट जाएगा, इसमें घट जाएगा, ठीक। मान लीजिए Z1 - Z2 निकालना है, देखिए Z1 - Z2 करना है तो घटा दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z1 ये घटाना होगा और इसमें से ये घटेगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा 3 में से 1 है माइनस हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 3 आई हो जाएगा, ठीक है। इसे समझाना होगा, ठीक है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी आप बताइए जरा, क्रम विनिमय संवरक नियम, ठीक है। तो संवरक नियम में क्या होगा Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो Z1 - Z2 करेंगे ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो सही है, फॉलो करता है। क्रम विनिमय फॉलो करेगा, बताइए Z1 में से Z2 घटा दें तो क्या Z2 - Z1 आएगा, नहीं आएगा तो नहीं फॉलो करता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया क्रॉस कर दिया, फॉलो नहीं करता है। सहचार नियम फॉलो करेगा, नहीं करेगा बताइए। कहने का मतलब ये ऐसे लगाते हैं और ऐसे कर दें तो वही चीज वैल्यू आएगी, ये आएगी, फॉलो करता है नहीं करता है, मैंने लिख दिया फॉलो नहीं करता है, ठीक है।
तो ये चीज घटाना हो गया, ठीक है। चलिए इसे छोड़ दीजिए, उसका मतलब नहीं, बस ये चीज मतलब था, ठीक है। मतलब आपको बस मैंने बताया कि जो सभी संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं, तो बस इसमें से हटाना है, तो यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा। यहाँ पे देखिए Z1 माइनस Z2 निकालना है, Z1 माइनस Z2 निकालना है, क्या करना होगा, ए में से सी को घटा देंगे, प्लस लगा देंगे, आई बी में से डी घटा देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसे लिखा हुआ है, तो घटाना है, तो यहाँ 3 में से 5, 3 में से 1 कट गया 4 आ जाएगा, प्लस का सिंबल लगा, प्लस लगा रहेगा, और 5 में से 2 घटेगा 3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन, सभी संख्याओं का गुणन। सभी संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल या गुणन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा देखते हैं, दूसरा लेते हैं। जैसे Z1 है a प्लस IB है, ठीक है, ठीक है, और Z2 है C प्लस ID है। अब आपको निकालना है Z1 गुणे Z2, क्या आएगी वैल्यू, ठीक है। देखिए गुणा करना सिंपल सा जो गुणा होता है, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, बता दूँ कैसे करते हैं फिर आप, ठीक है। देखिए a का c से गुणा कर देंगे, AC आ जाएगा, AC आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने एक चीज बताया है, इसको देखिएगा, मैंने बताया है I की वैल्यू होती है -1, ठीक। अगर हम I स्क्वायर करें तो कितनी जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। I स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर कर दें तो इधर रूट हट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ। देखिए जब ये वाला देखिए a का गुणा आपने c से किया, AC आ गया, a का गुणा इससे करेंगे तो I आ जाएगा, I आएगा ना, क्या आएगा, AD I आएगा, तो I मैंने बाहर ले लिया, AD आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये दो a से गुणा किया तो AC आ गया, a का गुणा इससे किया, पहले वाले से ही इसमें किया तो I आएगा, AD आएगा, तो I मैंने बाहर कॉमन ले लिया, AD आ गया, ठीक। अच्छा अब ये और I वाला, तो IB इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, IBC आएगा, है ना, तो I बाहर कर दिया तो BC आएगा, ठीक है। अच्छा और क्या आएगा, I स्क्वायर आ जाएगा, I स्क्वायर आएगा, BD आएगा, I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस BD, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ना समझ में आया हो तो देखिए, 2 नंबर का गुणा कैसे करते हैं ये देखिए, ठीक है। चलिए इधर मैं बता देता हूँ कैसे गुणा किया मैंने। देखिए a प्लस IB है, गुणा करना है C प्लस ID का, ठीक है। तो a का C से गुणा कर दीजिए, पहले AC आएगा, फिर a का इसमें गुणा करेंगे तो I लिखा ही हुआ है, I लिखा रहेगा, लिखा रहने दीजिए, a और d आएगा, a तो आएगा, देखिए a का इससे गुणा किया, I आगे ID हो गया, ठीक। अब इधर वाला IB उठाया, तो IB आएगा तो I आएगा और BC आ जाएगा, ठीक। और जब इसका इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, I स्क्वायर आ जाएगा, भाई देखिए I स्क्वायर हो गया, अब BD आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये AC है, ठीक है। अच्छा और ये क्या आएगा, I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो ये हो गई -1 गुणे BD, यही तो हुआ, देखिए I स्क्वायर माइनस लिख दिया और BD हो गया, यही उठा कर तो मैं इधर कर दिया -BD, ठीक। AC यहाँ पे था रियल पार्ट, देखिए जब I स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 और BD, तो BD में इधर लिख दिया, ठीक है, खत्म, ठीक है। I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 लिख दिया, BD तो BD इधर आ गया, और इन दोनों लिखे I कॉमन है, प्लस I AD प्लस BC, ठीक। तो ये होता है, तो यही मैंने बताया कि Z1 बराबर a प्लस IB लिखा हो और Z2 बराबर C प्लस ID है, ठीक है। तो गुणा कैसे लिखते हैं, a का C से गुणा कर देते हैं और दूसरे वाले पे गुणा कर देते हैं और माइनस लगा देते हैं, ठीक। फिर क्या आएगा, फिर ये B, मतलब a का इमेजिनरी वाला पार्ट से गुणा करिए, AD आएगा, ठीक। और B का यहाँ पे I वाला इससे गुणा करिए, BC आ जाएगा, ठीक है। गुणा करने का तरीका ने बता दिया है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, तो सिंपल सा गुणा तो है, देखिए a का C से गुणा किया AC आ गया, a का गुणा इससे किया तो क्या आ जाएगा, A ID आएगा, A ID आ गया, I बीच में है ये,
ठीक, अब ये उठाएंगे आई बी, तो आई बी सी आ जाएगा, और ये आई आई स्क्वायर हो गया, बी डी हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये -1 की वजह से तो ए सी तो यहाँ लिखा हुआ पॉजिटिव, ए सी हो गया, और ये आई स्क्वायर की हो गई -1, तो -1 बी डी, तो -1 बी डी एक साथ लिख दिया, इन दोनों में आई कॉमन है, आई कर दिया, बी डी प्लस बी सी हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए z1 बराबर 3 + 4i है, ठीक है, और z2 बराबर मान लीजिए 1 - 2i है, गुणा करके आप लिख दीजिए वैल्यू। ठीक है, तो कैसे गुणा करेंगे बताइए, z1 × z2 निकालना है। ठीक है, तो कैसे गुणा करेंगे, सबसे पहले 3 × 3 आ गया, ऐसे लिखिए 3 × 1, ऐसे लिखते हैं 3 × 1 हो गया, ठीक, प्लस। अब अगर आपको नहीं गुणा कर पा रहे हैं तो इस टाइप से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से करके ऐसे भी सकते हैं, ये भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, लंबा वाला स्टार्ट बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए 3 × 1, 3 × 1 मैंने लिख दिया, फिर 3 कैसे बोला, क्या सिंबल कौन सा लगा है, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, 3 तो 3 × 2 × i है ना, उड़ जाएगा 2i दिया, वही बात वही है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इधर से उठाएंगे, प्लस लगाया 4i गुणे 1, फिर 4i इससे गुणा करें तो माइनस सिंबल लगा, माइनस लगा रहेगा 4i × 2i। देखिए, ठीक है, अब देखिए ये आ गया 3, ठीक, ये कितना आएगा -6i, ठीक, ये प्लस 4i, ठीक, और ये क्या आ जाएगा -8, और i स्क्वायर हो गया। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बताया, -1 होती है। लॉन्ग तरीका बता रहा हूँ, देखिए 6i और 2i कितना आ जाएगा -2i, है ना, 2i, और ये कितना आ गया -8, और ये -1 होता है। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये -1 हो गया, प्लस तो 8 ये +8 और 3 11 हो गया, है ना, 11 - 2i, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट करता कैसे लिखता, ठीक है, आंसर में आ गया होगा आपको। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, z1 × z2, ठीक है, कैसे तरीका वही है, आपको नहीं आता ये करिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 3, ठीक है, अब 4 पे गुणा करेंगे इससे तो माइनस लगा तो लगा ही रहेगा। देखिए, ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, और आई स्क्वायर आएगा, माइनस लगा आई स्क्वायर मतलब -1, यही तो होगा। देखिए 8 3 11 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। फिर इमेजिनरी पार्ट वाला करेंगे आई, ठीक है, आई एडी इमेजिनरी पार्ट करना है। देखिए इमेजिनरी कब आएगा, 3 का गुणा जब इससे करेंगे, 3 दूना 6 -6, और 4 गुणा इससे करेंगे, 4 × 1 = 4, ठीक है, आ गया। ठीक है, देखिए ये हो गया 11 और ये आ गया -, ठीक है। तो आपको जो आसान लगता है उससे करिए, आपको इससे आसान लग रहा है ये वाला करिए, अदरवाइज वो कर लीजिए डायरेक्ट। मैंने लिखा, देखिए क्या ये अगर आपको दिमाग में बैठा हुआ है फटाक से कर देंगे। देखिए कैसे करना है, फिर से देख लीजिए, a × c रियल पार्ट आ गया, और जब इसका गुणा करेंगे तो क्या bd आएगा, और आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए आई कब आएगा, आई वाला पार्ट कब आएगा, जब यहाँ पे a है और इसमें i है, यानी a और d में i आएगा, तो ad आएगा, i कॉमन ले लीजिए, ad आएगा, और i किस में आएगा, देखिए ib है और यहाँ c है, ठीक है, bc आ जाएगा। और i का गुणा करते तो आई स्क्वायर आता, तो सीधे से माइनस हो जाता ना सीधे, इसलिए यहाँ bd हो गया, ठीक है। तो गुणा करना आपको समझ में आ गया होगा, एक मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक। चलिए अब समवर्ग नियम भी देख लेते हैं। इसमें जो समिक संख्या का गुणनफल मैंने बता दिया, तो समिक संख्याओं पे जो नियम मैंने बताया है, पहला प्रॉपर्टी जो समवर्ग नियम था, समवर्ग नियम बस यही कहता है कि 2 नंबर लिखा हुए हैं,
जिसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, संवरक। तो संवरक नियम बस यही कहता है कि Z1 और Z2 अगर समी संख्या है तो Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, जो गुणा करेंगे वो भी एक क्या होगा, समी संख्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि Z1 और Z2 क्या है, समी संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, संख्याएं हैं। तो जो Z1 गुणे Z2 निकालेंगे वो भी क्या होगा, सम्मिश्र संख्या ही होगा। बस यही मतलब है, सम्मिश्र संख्या होगा, संख्या होगा, ठीक है। ये बस संवरक नियम का मतलब ही होता है अगर Z1 Z2 सम्मिश्र तो गुणा भी सम्मिश्र, जोड़े सम्मिश्र, गुणा जो भी कर रहे हैं, घटा रहे तो ये चीज मतलब, तो ये संवरक नियम। अच्छा बताइए क्रम विनिमय फॉलो करेगा नहीं, आप बताइए, खुद बताइए। क्रम विनिमय नियम, विनिमय मतलब क्रम को चेंज कर दे, विनिमय कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, बताइए। क्रम विनिमय नियम बताइए, Z1 गुणे Z2 फॉलो करेगा ही, Z2 गुणे Z1, चाहे हम 1 into 2 लिखे या 2 into 1 तो सिंपल नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही चीज होती है, हम चाहे ऐसे गुणा करें या जो उलट के लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एसोसिएटिविटी तीसरा, ठीक है, क्रम विनिमय हो गया। इसके बाद सहचर नियम, सहचर नियम, ठीक है। एसोसिएटिव लाभ तो वही जो बताया मैंने, Z1 गुणे Z2 गुणे Z3 लिखा हो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Z1 गुणे Z2 करें गुणे Z3 करें, तो इसको भी फॉलो करेगा एसोसिएटिव लाभ। तीसरा चौथा एक्जिस्टेंस ऑफ गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। जैसे आपने गुणा जोड़ने पे वही संख्या कब आती है, ये तो जोड़ का है ना, ठीक है। गुणा में क्या करना है कि किस संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या आ जाए, एक का गुणा करने पे, है ना, यही है। तो कहने का मतलब है गुणात्मक तत्समक भी इसमें होता है, Z बराबर अगर लिखा हुआ है तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, जैसे Z है, अगर Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका गुणात्मक तत्समक कितना होता है, 1 होता है, इसको गुणा करने पे Z आता है, ठीक है। गुणात्मक तत्समक भी होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस वाले में भी 1 होती है सिंपल, इसमें भी 1 होती है, ठीक। अच्छा गुणात्मक योग का अस्तित्व, ठीक है। अगर मान लीजिए Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस IB का है, ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/Z होता है, ठीक है। मतलब Z इनटू क्या किससे गुणा करें तो 1 आ जाए, 1/Z से गुणा करें तो 1 आ जाए, ठीक है। तो ये 1/Z जो होता है तो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है, इसको हम Z इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर Z बराबर a प्लस IB है तो इसका Z इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो क्या होगा, 1/Z होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, इसको कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए, मतलब कंजुगेट लिख दीजिए, a माइनस IB कर दीजिए, अपॉन कर दीजिए, ठीक है। और इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, इसका कंजुगेट कहलाता है, अर्थात मतलब इसको ऐसे कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस IB बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक। जैसे मान लीजिए, बस इतना है, अब आगे एग्जाम्पल बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए Z बराबर, आगे पढ़ना भी है आप लोगों को, Z बराबर मान लीजिए आपसे क्या है 3 + 4i, ठीक है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो वही 1/Z निकालना, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है अर्थात 1/Z निकालना है, या इसको कहते हैं Z इनवर्स, और वही है Z इनवर्स निकालना है,
तो सीधे सीधे एक लाइन में लिखिएगा 1/z इक्वल टू सीधे सीधे क्या लिख देंगे 3 अपॉन कितना हो जाएगा, इसके 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का 16, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा 4i/5 25, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग वो देख लेते हैं। तो अभी इस पे जो पढ़ रहे थे हम लोग गुणात्मक पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे टॉपिक समीकरण गुणन, तो गुणन पे ही हमने पढ़ रहे थे। तो 5 प्रॉपर्टी ने बता दिया था, छठी प्रॉपर्टी जो है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन नियम, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। जैसे आप जानते हैं ऐसे करते हैं 2 × 3 + 4 लिखा है, ये लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 कर दें प्लस 2 × 4 कर दें, देखिए वही तो आएगा, ठीक है। 4 3 7 × 14 आएगा इधर, और इधर जोड़ लीजिए 3 × 6 और 4 × 8 14 आ रहा है ना। तो वही चीज इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो बंटन नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसमें वही चीज करती है मल्टीप्लिकेशन पे, जैसे Z1 लिखा हुआ है और Z2 + Z3 लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये भी फॉलो करता है, अर्थात कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Z1 × Z2 हो जाएगा प्लस Z1 × Z3 होगा, प्लस माइनस कर दे रहे हैं, मतलब दोनों के लिए हो गया, चलिए ठीक है। अगर यहाँ प्लस माइनस कर दिया, अर्थात यहाँ प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ प्लस या माइनस होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, अगर राइट से भी हो सकता है, जैसे मतलब कहने का मतलब है Z1 + Z2 लिखा हो, प्लस माइनस लगाते रहे, और इधर से Z3 लिखा है, तो राइट ये लेफ्ट में था, इधर राइट से भी हो सकता है, Z1 × Z3 प्लस माइनस Z2 × Z3, ठीक है। तो ये बंटन नियम कहलाता है। अच्छा, तो मैंने सभी संख्याओं का जोड़ बता दिया, गुणा घटाना बता दिया और गुणा बता दिया, अब योग भी देखने का काम खत्म हो जाए, तो अब सभी संख्याओं का भागफल। तो अगला जो टॉपिक है इसी में समिश्र संख्याओं का भागफल, ठीक है। तो भागफल भी देख लेते हैं। जैसे समिश्र संख्या मान लीजिए Z1 है, ठीक है, और एक Z2 है, तो Z1 / Z2, इसका मतलब ये होता है कि Z1 करें और गुणे कर दें 1/Z2, बात वही है, मतलब आपको भाग देना है, तो मैंने गुणा करना तो बताया है दो का, है ना। अब 1/Z2 भी निकालना बता दिया, कंजुगेट कर देते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको Z1 है, कोई भी लेते छोटा सा एग्जांपल, चलिए मैं एक बुक का ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए Z1 है 6 + 3i है, और Z2 है मान लीजिए, ठीक है, 6 + 3i है और 2 - 3i है, 2 - i है मान लीजिए, और आपको निकालना है Z1/Z2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, Z1/Z2 निकालनी है, तो आपको ये कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए 6 + 3i है और 2 - i है, तो मैंने कहा Z1/Z2 निकालना है, तो मैंने कहा Z1/Z2 बराबर क्या होगा, Z1 × 1/Z2 होगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले 1/Z2 निकाल लेते हैं, 1/Z2 ये है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि Z2 निकालना है, डायरेक्ट तरीका मैंने बताया अभी, या डायरेक्ट, चलिए ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, अगर आप नहीं डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, तो क्या अगर डायरेक्ट लिखना चाहें 2 - i से ये लिखा है ना, 1/2 - i लिखा है, यही तो मतलब है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या,
2 लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए, आई कर दीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4 और आई का स्क्वायर होता है 1 यानी 5, डायरेक्ट हो गया। ठीक, यही तो होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? 1/2, देखिए ये 1/2 माइनस आई है, लिखना है। तो डायरेक्ट में आपको क्या होता है कि जो यहाँ नंबर लिखा है उसका कॉन्जुगेट लिख दीजिए। तो कॉन्जुगेट लिखेंगे तो 2i माइनस आई तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 2 का स्क्वायर प्लस i का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर यानी 5 आ गया, 4 + 1 5, भाग देते हैं, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉन्ग तरीका बता रहा है। ठीक है, तो 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस आई है, यही तो है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 + i से ऊपर और 2 + i से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, बताया था मैंने। ऊपर तो आ गया क्या, नीचे लिख दे रहा हूँ, आगे फिर लिख दूंगा बराबर। ठीक, तो ऊपर तो आ गया 2 + i आ जाएगा, और जब ये इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4, और यहाँ माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा रहेगा, आई स्क्वायर आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और 4 5 हो जाएगा, अर्थात क्या आ गया, 2 + i/5। देखिए यही आएगा, तो यही तो मैंने लिखा है, तो बटे 5 लिखा, मतलब वही तो है, 2 + i/5, तो डायरेक्ट में लिख दिया था। तो ये तो हो गया 1/z2 की वैल्यू। अब z1 में गुणा कर दें, है ना, इधर मैं कर दे रहा हूँ, जगह नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्या करना है, आपको दिख रहा है कि नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा वैसे। चलिए z1 क्या निकालना था आपको, z1/z2। तो z1/z2 बराबर क्या होता है, मैंने लिखा है z1 गुणे 1/z2। z1 की वैल्यू है कितनी, 6 + 3i, देखिए 6 + 3i, और z2 1/z2 मैंने क्या निकाला है अभी जस्ट, 2i/5, 2 + i/5। ठीक है, गुणा कर लीजिए, गुणा करके आप लिख सकते हैं, ये बटे 5 बाहर हो गया, 1/5 बाहर हो गया, गुणा कर दीजिए। 6 का इससे गुणा करना मैं बता ही दिया है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे गुणा करना है ना, सभी संख्याओं का। 6 दूना, देखिए 6 दूना 12, मैं लिख दे रहा हूँ स्टेप, 6 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा, लॉन्ग तरीका लिख दूंगा, देखिए 60 में लिख दूंगा तो होता कंफ्यूज हो जाए। चलिए मैं लॉन्ग लिख दे रहा हूँ, क्या आपको थोड़ा सा अभी हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ, 6 का गुणा पहले इसमें करिए, 2 हो गया, 6 गुणा इसमें करिए तो 6i हो गया। ठीक है, अब 3i, देखिए प्लस लगाया, 3 × 2i, ऐसे लिखो 3i × 2, 3i × 2। ठीक है, और ये गुणा कर दीजिए, प्लस लगाइए 3i²। ठीक है, कितना आ गया, 1/5 है, ये 6 दूना 12 हो गया, और देखिए 3i² -3 आ जाएगा, i² की वैल्यू होती है -1, तो -3 लिख दिया, प्लस ठीक 6i और 6i, कितना हो गया 12। ठीक, आंसर कितना, 1/5 लिखा हुआ है, और ये कितना आ गया, 12 में से 3 गया, 9 बचा, 9 + 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो भाग करना समझ में आ गया। तो दो सम संख्याओं का भाग करना का मतलब ही होता है z1 × 1/z2। 1/z2 निकालना आपको मैंने बता ही चुके हैं। देखिए z2 लिखा हुआ है, तो 1/z2 कैसे निकालेंगे, बटे में 2i लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट तरीका भी मैंने बताया है, करना है तो बस क्या करना है, इनका कॉन्जुगेट लिख दिया। 2 - i का कॉन्जुगेट क्या होता है, जहां i की जगह पे जो आगे लिखा हुआ है संबंध, बस उसको प्लस कर दीजिए। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो i के आगे क्या लिखा है, माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 + i हो गया। ठीक, डायरेक्ट लिख करेंगे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1/2 - i लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देना है क्या,
यहाँ पे i की जगह पे जो भी है सिंबल माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, तो 2 प्लस i डायरेक्ट लिख दिया, और 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर 1 जोड़ दीजिए 5 डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, z1 into z2 निकालना है, तो z1 और 1/z2 रख दीजिए। तो z1 कितना है 6 + 3i है, और z2 कितना है, z2 है 1/z2 की वैल्यू आई है 2i/5, गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, मैंने समझाने का भरसक प्रयास किया है। इसके आगे और अच्छे क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, ठीक है। और दूसरे बच्चों को आप खुद भी आप सब्सक्राइब भी करें, दूसरे बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।